गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि 12 का फर्स्ट चैप्टर है, तो इजी चैप्टर फर्स्ट में हमने को मिलता है पढ़ने के लिए, तो बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के बारे में, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 11 के फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हम लोगों ने लिक्विड और हम लोगों ने गैसेस और हम लोगों ने सॉलिड के बारे में कुछ कुछ बात किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो बहुत इजी चैप्टर है। तो पहले तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज सबको पता होना चाहिए कि सॉलिड हमेशा लो टेम्परेचर में होता है। हमेशा किसमें होता है? लो टेम्परेचर में। तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमेशा दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर हमेशा कैसा हो? लो टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर अगर नहीं होगा तो सॉलिड में अगर हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, नहीं तो लिक्विड से कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग को हमेशा डिस्कस करना पड़ेगा इसको लो टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में क्या क्या अपने को पता है। बहुत लोगों को ये चीज पहले से पता है ना। क्लास 10 में तुम लोगों ने ये सब पढ़ा था पहले, तो देख लेते हैं पहले सॉलिड्स के बारे में। ये अपने को मिल गया सॉलिड, नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लिक्विड, नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे गैस। तो तीनों को क्लासिफाई पहले से करते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी, क्या मान लिया? 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी को हम लोगों ने क्या कर दिया कि रेक्टेंगुलर वेसल में हम लोगों ने रख दिया उसको। तो अगर हम लोग 1 लीटर पानी रेक्टेंगुलर वेसल में रख दिया तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस 1 लीटर पानी? उसका कितना वॉल्यूम आएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 लीटर। तो उसका शेप क्या हो जाएगा? वो जो जिस कंटेनर पे हम लोग रखेंगे उसी कंटेनर का शेप होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अगर हम लोग इस 1 लीटर पानी को रेक्टेंगल से हटा के, रेक्टेंगुलर वेसल से हटा के अगर हम लोग एक बोतल में जाके रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पानी बोतल का शेप ले लेगा। सही है ना? अच्छा, तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि जो लिक्विड है उसका क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है? वॉल्यूम। उसका लिक्विड का क्या फिक्स रहेगा? वॉल्यूम फिक्स रहेगा और उसका शेप चेंज होता रहेगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं गैसेस के बारे में, तो गैसेस को अगर हम लोग क्या करें, एक क्लोज वेसल, रेक्टेंगुलर क्लोज वेसल में अगर हम लोग 1 मोल गैस इसके अंदर अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो 1 मोल है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर हो जाएगा। मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा उस गैस का भी वॉल्यूम उतना ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप भी वही हो जाएगा जो इस रेक्टेंगुलर वेसल का जो शेप है उसी शेप का ये गैस का भी वही शेप हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो इतना अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करते हैं, इस 1 मोल गैसेस को अगर हम लोग यहाँ से हटा के उसको अगर हम लोग कोई दूसरा कंटेनर पर रखते हैं, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि हम लोग ने एक बोतल के अंदर रख दिया। तो जब हम लोग एक बोतल के अंदर रखेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गैस का वॉल्यूम हो जाएगा बोतल का वॉल्यूम। ठीक है, और उसका शेप क्या हो जाएगा? बोतल का शेप। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है और उसका शेप चेंज होता है, बिकॉज वो कंटेनर टू कंटेनर वेरी करता है। यहाँ पे अपने को ये समझ में आया कि ये जो गैस है इसका शेप अलग अलग कंटेनर्स पे अलग अलग होगा और इसका वॉल्यूम भी अलग अलग कंटेनर्स पे अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलते हैं कि गैस हैज इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है और उसका शेप भी फिक्स्ड नहीं। तो अपने को इन दोनों के बारे में पता चल गया। जो लास्ट अपने पास फाइनल बंदा है जो क्या है? सॉलिड। इसके बारे में मुझे इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करना है, तो इसके लिए बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड है ना। अच्छा, तो ये एक सॉलिड है, तो इसका जो शेप होगा एक इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर में इसको अगर डालता हूं तो इसका जो शेप होगा उसका शेप फिक्स रहेगा। बोलो यार, उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अच्छा, तो इसका शेप और वॉल्यूम इसका दोनों चीज फिक्स है। अगर मैं इसको यहां से निकाल के एक बोतल के अंदर डाल दूं तो इसका शेप क्या चेंज हो जाएगा यार? अरे बोलो बोलो बोलो, चेंज नहीं होने वाला। तो इसका भी शेप और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों चीज फिक्स है। तो इससे अपने को ये चीज समझ में आता है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। उसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों चीज फिक्स्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप चेंज होता है, और गैसेस का तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और शेप भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो अभी अपने को देखना क्या है? ये तो हम लोगों ने सबसे बेसिक वाला चीज पढ़ लिया जो अपने को पहले से पता था। क्लास 10 में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था और इन कॉमन डेली लाइफ में भी अपने को बहुत बार मिला है ऐसा एग्जाम्पल्स।
तो अपने को ये सिंपल लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। मतलब इस चैप्टर के अंदर मुझे बहुत अलग अलग तरीके का सॉलिड्स को देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड जो अपने को मिलता है, जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है, उसमें मुझे फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड मिलता है क्रिस्टलाइन। ठीक है। एक दूसरा टाइप का सॉलिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमोफोरस। क्रिस्टलाइन, एमोफोरस दो तरीके का सॉलिड है, दो टाइप का सॉलिड है, अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग नेचर्स का होता है। कैसे क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहले तो आपको पता कर लीजिए क्रिस्टलाइन एमोफोरस का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, तो देखो यार, जब स्कूल में, कॉलेज में हम लोग जब असेंबली करते हो, असेंबली मतलब समझ में आता है, जो मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह होता है, तो उस टाइम में तुम क्या करते हो, एक के पीछे एक, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हो गया, उसका पीछे एक और लड़का खड़ा हो गया, उसके पीछे एक और लड़का, ऐसे करके कंटिन्यूअसली अरेंजमेंट में खड़ा हो गया लड़का लोग, है ना? बोलो यार, हाँ, ऐसे कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में एक के पीछे 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 एक खड़ा होता है। ये अपना स्कूल असेंबली हो गया। क्या हो गया? स्कूल में जो असेंबली होता है वो। कभी कभी ऐसा भी तो तुम लोगों ने देखा होगा ना कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसा कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है स्कूल के स्टूडेंट्स का, कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो असेंबली करते हैं। कभी कभी देखा होगा ना बीच में से कोई एक लड़का ऐसा करता है, अरे बोलो यार, मतलब उस अरेंजमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, साइड में ऐसे करके खड़ा हो गया, बोलो बोलो बोलो। तो ये तो देखा होगा। तो यहाँ पर भी क्या चीज होता है कि इस सॉलिड, इस टाइप का सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, उस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेंटेन करता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ज्यादा देर तक मेंटेन करने वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपने को मिल गया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ये तो असेंबली चल रहा था तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला पार्टिकल समझ में आ गया अपने को। जब असेंबली खत्म हो, असेंबली खत्म, जब असेंबली खत्म हो गया तो एक लड़का भागना स्टार्ट करता, असेंबली खत्म तो भागना स्टार्ट, अपने अपने क्लास में भागना स्टार्ट कर दिया। तो एक लड़का इधर से भाग रहा है, उसका पीछे एक और लड़का भाग रहा है, एक लड़का इधर से शॉर्टकट मार रहा है। अरे बोलो यार, एक और लड़का इसका पीछे जा रहा है, एक और लड़का हो सकता है ना रैंडमली कोई दूसरा एक शॉर्टकट मेथड लगा के जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल्स का पैटर्न है वो मेंटेन तो करता है लेकिन कुछ देर के लिए, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे था। इससे अपने को ये फायदा होता है कि फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन अपने को अगर समझ में आता है, अपने को अगर पोजीशन पता है, तो मैं लास्ट किसी पार्टिकल का भी पोजीशन बता सकता हूँ। क्लियर? जो चीज हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का पैटर्न क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल। तो दो पॉइंट अपने को समझ, एक जगह पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया, दूसरी जगह पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अलग एंड यूनिक, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ में एक अलग यूनिक नेचर का होता है, इसका होता है एनआइसोट्रोपिक नेचर। एनआइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा अपने को आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, तो एनाइसोट्रोपिक नेचर एक अलग नेचर है जो पहले तुम लोगों को मिला नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ऐसा नेचर कि मान लेते कि एक लड़का है ना, तो तुम बताओ यार, अगर एक लड़का, तुम अपने बारे में सोचो और एक चीज बताओ कि तुम जब फ्रेंड मम्मी पापा के साथ बात करता है तो कैसे करता है, रेस्पेक्टफुली बात करता है ना यार, हाँ जी, ऐसे रेस्पेक्ट करके बात करता है। अच्छा, तो अगर ये मम्मी पापा के साथ जब बात करेगा तो रेस्पेक्टफुली बात करेगा, जब रिलेटिव के साथ बात करेगा तो अलग टाइप का नेचर होगा तुम्हारा, जब फ्रेंड्स के साथ बात करेगा ना तो फोन उठा के गाली देना स्टार्ट कर देगा, ऐसा टाइप का लैंग्वेज होगा ना यार। अरे बोलो यार, इनफॉर्मल लैंग्वेज होगा उसमें। और अगर कोई अपोजिट जेंडर वाले से बात करता है तब अलग अलग नेचर का होगा। ये अपने को सबको पता है कि अपना नेचर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। सिमिलरली एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा नेचर है जो अलग अलग डायरेक्शंस पे
अलग अलग मटेरियल्स पे उसका अलग अलग नेचर्स होता है, और उसी नेचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक नेचर। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड अलग अलग डायरेक्शंस पे अलग अलग होगा अगर मैं इसको केमिस्ट्री में ऐड कर दूं। क्लियर? अच्छा, एनाइसोट्रोपिक नेचर्स का मतलब कि एक ऐसा नेचर जो अलग अलग डायरेक्शंस पे अलग अलग नेचर्स होता है। वो केमिस्ट्री में टर्म्स में अगर इसको ऐड कर दें तो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होता है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब यहां पे आ जाएगा अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एग्जांपल के तौर पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, समझ में आ रहा है है ना? ऐसे अपने को बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा जो अलग अलग डायरेक्शंस पे अलग अलग। अच्छा, आइसोट्रोपिक नेचर्स का, आइसोट्रोपिक नेचर्स का मतलब एक ऐसा बंदा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, उसका मतलब ही एक ऐसा चीज, ऐसा मतलब होता है कि ये घर में भी जैसे बात करता है, फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही बात करता है, और बाहर भी जाएगा बाहर के लोगों से भी वैसे बात करता है, और अपोजिट जेंडर वालों के साथ भी वैसे ही बात करता है। मतलब घर में भी फोन करेंगे ना दोस्त लोग, तो घर में फ्रेंड दोस्त लोगों के साथ भी जैसे बात करेगा, मम्मी पापा के साथ भी वैसे बात करेगा, और सबके साथ भी वैसे बात करेगा। मतलब उसका नेचर हर एक डायरेक्शन पे सेम होगा। ऐसे टाइप के नेचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर, जो एमाफोरस के अंदर होता है। क्लियर? तीसरा डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है यार, इससे सिंपल तो तुमको जिंदगी में आज तक नहीं मिला होगा। थर्ड पॉइंट होता है अपना शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे शार्प लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका सिंपल मतलब है, शार्प वर्ड का ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि ज्यादा है, ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कुछ है। ठीक है? अच्छा, चलो देखो यहाँ पे शार्प कैसे होता है पता करते हैं। तो स्ट्रेस रजिस्टर अभी तुम लोग को पता था कि इसका बॉन्डिंग पैटर्न, इसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का जो बीच में बॉन्ड होगा और इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब इस जो पॉइंट है ना यहाँ, इस पॉइंट का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि लेट इसका 50 केल्विन पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, इसका 50 केल्विन पे बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, मान लेते हैं 49.9 केल्विन पे होगा। मतलब उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली हर जगह का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन करके सेम आ रहा है। तो देयरफॉर मैं उसको बोलता हूँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से आपको समझ में आता है। क्लियर? अच्छा, अभी ये कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अपना ह्यूमन बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? समझ में आ रहा है? तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हर एक पार्टिकल वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल हो। इसका ये मतलब होता है कि वाटर में एक ग्लास लिया मैंने, उस ग्लास के अंदर मैंने पानी डाल दिया, तो पानी में एक पार्टिकल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस हो, दूसरे पार्टिकल का हो सकता है कि 99.9 डिग्री सेल्सियस हो। समझ में आ रहा है यार? तो हर एक पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के तौर पे मुझे क्या मिलता है, ज्यादा पार्टिकल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने को मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ज्यादा पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट मुझे 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है। सो देयरफॉर हम लोग बोलते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली यहाँ पे भी जितना भी पार्टिकल्स है, जितना भी बॉन्ड है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 50 केल्विन के अप्रोक्स हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ह्यूज डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग पार्ट में नहीं हो रहा है इस केस में। क्लियर? अच्छा, इस केस का बात करें एमाफोरस का, अपने को पता है कि एमाफोरस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, उससे हमें भी समझ में आता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है यार, मतलब अलग अलग होगा। तो इसे समझना आता है कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस केस में यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो सेम नहीं होगा, काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 50 केल्विन है, तो देखो यहाँ पे होगा अराउंड 70 केल्विन, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना यार। अरे बोलो यार,
50 केल्विन 70 केल्विन इस केस में जाने के बाद हो सकता है कि और ज्यादा हो। तो अलग अलग बॉन्ड पैटर्न्स में अलग अलग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहा है। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। इस केस में ह्यूज डिफरेंस नहीं था क्योंकि इसमें बॉन्डिंग पैटर्न क्या था, सेम था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, पार्टिकल्स ऑर्डर पार्टिकल था। यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाला पार्टिकल है तो कुछ देर तक मेंटेन करता है, इसके बाद रेंडम मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे अपने को ह्यूज डिफरेंस मिलेगा और ये ह्यूज डिफरेंस मिलने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प वर्ड का मतलब समझ में आया है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक पार्टिकल्स का, हर एक बॉन्ड पैटर्न्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन इस केस में अप्रोक्सीमेशन करने से ह्यूज डिफरेंस होता है। ठीक है, शार्प वर्ड का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, अपने को ये 3 बेसिक वाला पॉइंट समझना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ये 4th पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में अरेंजमेंट से उसका स्ट्रक्चर, अंदर वाला स्ट्रक्चर देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये रेगुलर वाला स्ट्रक्चर है और ये इरेगुलर वाला स्ट्रक्चर है। मतलब क्रिस्टलाइन रेगुलर स्ट्रक्चर वाला है और एमोफोरस इरेगुलर स्ट्रक्चर वाला है। इसको रेगुलर स्ट्रक्चर और यहां पे क्या आ रहा है अपना इरेगुलर। बोलो आया समझ में? फिफ्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा सुनो यार, अगर मैं तुमको एक सॉलिड दे दूं, मान लो मैंने ये दे दिया तुमको, है ना, कोई भी सॉलिड अपने आसपास में जो भी सॉलिड है उसको पकड़ लो हाथ में। ठीक है, अब वो जो सॉलिड है, अगर मैं तुमको वो सॉलिड बोलता हूं कि वो सॉलिड का मुझे क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन है या एमोफोरस है, वो पता करना है। मतलब वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमोफोरस सॉलिड है, मुझे ये बताना है तुमको। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी पता करके बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या एमोफोरस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर होता है तो मुझे फर्स्ट देखना क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल, जो लैब के बजाय मैं देख नहीं सकता, वो मुझे लैब में जाके पता चलेगा। अरे बोलो यार, समझ में आया? लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल मुझे लैब में जाने से पता चलेगा। मैं उस लैब में सॉलिड को डालूंगा, माइक्रोस्कोप के अंदर डालूंगा, अलग अलग सॉल्यूशंस डालूंगा, फिर मुझे उसका बॉन्ड का पैटर्न समझ में आएगा। फिर मैं बोल सकता हूं कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला पार्टिकल है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? तो मैं फटाफट बता नहीं सकता ना यार, तो मतलब ये वाला पॉइंट बेकार हो गया। अच्छा, सेकंड वाला पॉइंट के बारे में पता करते हैं। एनाइसोट्रोपिक नेचर। एनाइसोट्रोपिक नेचर, एनाइसोट्रोपिक नेचर से भी मैं क्लासिफाई कर सकता हूं कि वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमोफोरस सॉलिड है। तो एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक नेचर को पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सॉलिड को लेना पड़ेगा, अलग अलग मीडियम्स में उसको लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग मीडियम में चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी एक हार्ड वर्किंग काम है जो अपने को 2 मिनट में, 2 सेकंड में नहीं हो सकता। 20 सेकंड में हम लोग इसको बोल नहीं सकते कि वो क्रिस्टलाइन है या एमोफोरस है। मतलब ये वाला पॉइंट बेकार हो गया। अरे बोलो यार। अच्छा, तो अपनी अभी अपन लोग बोलोगे कि अपने पास थर्ड पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसके बारे में शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी तो एक लेबोरेटरी वाला काम है यार, क्योंकि शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है या नहीं है वो भी तो मुझे पता चलेगा ना बॉन्ड का पैटर्न को देखने के बाद, जो मुझे कहां पे जाके करना है, लैब में जाके करना है। तो ये सारा पॉइंट क्या हो गया, बेकार हो गया, जो मैं फटाफट 20 सेकंड में नहीं बता सकता कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन और कौन सा सॉलिड एमोफोरस। फोर्थ पॉइंट में भी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, लैब में जाना पड़ेगा। मतलब चारों पॉइंट जो क्या होता है अपना लेबोरेटरी वर्क है, लैब में जाके मुझे पता करना पड़ेगा कि वो क्रिस्टलाइन है या एमोफोरस। अरे बोलो यार, समझ में आया इतना? ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तब तो तुम बोलोगे कि सारा पॉइंट पढ़ लिया, सारा पॉइंट पढ़ने के बाद भी अपना कुछ काम हो नहीं पाया क्योंकि मैं फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जा पा रहा, है ना। तो अपने पास एक दिमाग लगाया, दिमाग अपने ये लगाया, अगर कोई भी सॉलिड मैं तुमको देता हूं और बोलता हूं कि पता करो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमोफोरस सॉलिड है, तो तुम फटाफट बोलोगे कि सर ये पॉइंट नहीं हो सकता, लेबोरेटरी वाला काम है, ये भी लैब वाला काम है, ये भी लैब वाला काम है और ये भी लैब वाला काम है। तो अपने पास तो इन चारों पॉइंट बेकार हो गया, 20 सेकंड में हम लोग बता नहीं पाएंगे, पर लोग हार गए।
फिफ्थ पॉइंट अपने पास एक होता है, अगर मैं तुमको कोई भी सॉलिड दूंगा तो तुमको फटाफट क्या करना है, कैंची लेना है, दाव लेना है, ब्लेड लेना है, आसपास जो भी शार्प वाला चीज होगा उसको लेना है, काट देना है। अगर मैं सॉलिड को काट दूंगा तो काटने के बाद जो सरफेस मुझे मिलेगा, वो सरफेस क्रिस्टलाइन के केस में होना चाहिए प्लेन। क्रिस्टलाइन के केस में क्या होना चाहिए, प्लेन। क्यों प्लेन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग पैटर्न कुछ ऐसा होगा ना यार, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल होता है, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे भी बॉन्ड कटेगा और यहाँ पे भी बॉन्ड कटेगा, तो वो जो सरफेस मुझे मिलेगा उस सॉलिड का, वो सरफेस होगा प्लेन सरफेस। बोलो आया समझ में? अच्छा, एमोफोरस में क्या केस होगा? एमोफोरस में अगर मैं उसको काटने का कोशिश करता हूँ, उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, तो उसको जब मैं ऐसे काटूंगा तो यहाँ पे वो पार्टिकल को काटता है और यहाँ पे वो बॉन्ड को काटता है, तो ऑब्वियसली सरफेस तो रेगुलर प्लेन नहीं होगा, तो यहाँ पे इरेगुलर सरफेस आएगा, यहाँ पे रेगुलर सरफेस आएगा, प्लेन सरफेस आएगा। समझ में आ रहा है यार? तो इससे अपने को पता चल जाता है कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है और कौन सा सॉलिड एमोफोरस है। इसका मतलब अगर मैं कोई सॉलिड को बताना है कि वो क्रिस्टलाइन है, तो मुझे फटाफट क्या करना पड़ेगा, उसको काटेंगे, काटने के बाद अगर सरफेस प्लेन होता है तो वो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, और काटने के बाद अगर सरफेस इरेगुलर होता है, जिगजैग मेथड्स का होगा, तो ये एमोफोरस में चला जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, काटने वाला प्रॉपर्टी, इस काटने वाले प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? क्लीवेज प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है और एमोफोरस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता। बोलो आया समझ में यार? ठीक, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, इट क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, ये शो नहीं करता। डू नॉट हैव क्लीवेज। आया समझ में यार? चारों पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। अपने को अभी समझ में आ गया किससे एमोफोरस के बारे में अपने को पता चल गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तो अपने को एग्जाम्पल चाहिए। अरे बोलो यार, एग्जाम्पल चाहिए। चलो ठीक है, अभी एग्जाम्पल बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने को मिलता है क्वार्ट्ज, ठीक है? इसका अपने को मिलता है ग्लास। अब क्वार्ट्ज और ग्लास में क्या डिफरेंस है यार? क्वार्ट्ज और ग्लास में भी डिफरेंस होना पड़ेगा ना। तो क्वार्ट्ज और ग्लास में क्या, QUARTZ, क्वार्ट्ज और ग्लास में डिफरेंस क्या होता है? पहले जो मोनूमेंट्स था, पहले जो बिल्डिंग्स हम लोग ने बनाया था, उस बिल्डिंग्स क्या होता था, वो बिल्डिंग सारा होता था ना क्वार्ट्ज बनाते थे, क्योंकि तब अपने को ग्लास नहीं मिला, तो हम लोगों ने क्या किया, वहां पे क्वार्ट्ज बना दिया, मतलब क्वार्ट्ज को हम लोगों ने डाल दिया। तो क्या हो गया, क्वार्ट्ज हम लोगों ने खिड़की पे लगा दिया, और फिर क्या हो गया, टेम्परेचर सनलाइट गिरा, सनलाइट गिरने के बाद वो क्वार्ट्ज कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली ग्लास पे। ऐसा पहले हम लोग करते थे मोनूमेंट्स, पहले जमाने में बिल्डिंग्स था, जैसे लाल किला, ताजमहल, जितना भी बिल्डिंग्स था, वहां पे हम लोग क्या लगाते थे, क्वार्ट्ज लगाते थे, क्योंकि क्वार्ट्ज हमारे पास ग्लास तब नहीं था, तब हम लोग क्वार्ट्ज लगाते थे, और वो सनलाइट गिरने के बाद वो क्वार्ट्ज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता था ग्लास। क्लियर? तो इसलिए अपने को ये समझ में आता है कि ग्लास बनने का जो प्रीवियस स्टेप है वो कौन है, क्वार्ट्ज। ग्लास बनने का जो प्रीवियस स्टेप है वो कौन है, क्वार्ट्ज। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय हीटिंग। अरे बोलो बोलो बोलो, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय हीटिंग। समझ में आ रहा है यार? तो इसका मतलब ये भी होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमोफोरस। अरे बोलो यार, तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमोफोरस एंड एमोफोरस सॉलिड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन। तो इसके हम इसको हम लोग फटाफट नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है? तो फटाफट नोट डालो और नोट डाल के फटाफट इसको लिखो। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू एमोफोरस। कैसे होगा, हीटिंग। क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोफोरस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हीट करके। तो एमोफोरस से क्रिस्टलाइन को कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, कूलिंग करना पड़ेगा। सो सिंपल, समझ में आ रहा है? क्रिस्टलाइन से एमोफोरस को कन्वर्ट करो, हीट करो, एमोफोरस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करो, कूलिंग करो। सिंपल कंसेप्ट तो हो गया। तो एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं ना, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं बोलो यार, क्रिस्टलाइन कैन कन्वर्टेड इनटू एमोफोरस एंड एमोफोरस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन।
क्रिस्टलाइन एमोफोरस हीटिंग, एमोफोरस क्रिस्टलाइन कूलिंग। क्लियर? बोलो यार। अच्छा, इतना अपने को समझ में आ गया। इससे सिंपल तो अपने को जिंदगी में आज तक कुछ मिला नहीं था, ये तो हम लोगों ने इजीली कर लिया। अच्छा, तो मैं एक बात बता रहा हूं, जो ग्लास है वो तो सॉलिड होता है ना, लेकिन तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर में या मोनूमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, पुराने बिल्डिंग्स में तुमने ऐसा देखा होगा कि वो जो ग्लास है वो क्या होता है कि उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, मोटा है ना। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, पतला हो जाता है। जब लगाते थे हम लोग, जब मैं ग्लास को पार्ट्स को लगाऊंगा अपनी खिड़की पे, तब ऐसा नहीं था, लेकिन 1-2 साल 4-5 साल जाने के बाद उसका नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, मोटा ठीक, और ऊपर वाला पोर्शन होता है थिन, पतला। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं ग्लास को खिड़की में लगाता हूँ, फिर वो सनलाइट गिरता है, टेम्परेचर गिरने के बाद वो क्या हो जाता है, पार्टिकल फ्लो होता है। क्या होता है? पार्टिकल फ्लो होता है, और पार्टिकल नीचे ही फ्लो होता है, नीचे ही फ्लो होना पड़ेगा बिकॉज ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है यार? तो पार्टिकल ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर फ्लो नहीं कर सकता बिकॉज वो ग्रेविटेशन वाला बात आ गया, और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाला बात आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे पार्टिकल हमेशा ऊपर से सनलाइट गिरा ग्लास पे सनलाइट गिरा, पार्टिकल नीचे की तरफ फ्लो करेगा, नीचे वाला पोर्शन मोटा हो गया, ऊपर वाला पोर्शन पतला हो गया। लेकिन एक चीज तो सोचने वाला एक चीज है कि सॉलिड है तो फ्लो कैसे करेगा? फ्लो वाला चीज तो लिक्विड में होता है। अरे बोलो यार, सॉलिड है तो फ्लो कैसे होगा? फ्लो तो लिक्विड में होता है ना। तो मतलब ये जो एमोफोरस सॉलिड है, इसको हम लोग एक और दूसरे नाम से बोलते हैं, इसका नाम होता है, इस एमोफोरस सॉलिड को हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, उसका नाम होता है सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो सॉलिड होता है, लेकिन एक्चुअल वो लिक्विड का भी प्रॉपर्टी अपने पास कंटेन करता है, क्योंकि ये पार्टिकल फ्लो हो रहा है जो लिक्विड में होता है, जो सॉलिड में नहीं होता है, लेकिन ये हो रहा है और एमोफोरस के अंदर हो रहा है। देयरफॉर ये इसको क्या बोलता है? सूडो सॉलिड्स। क्या बोलते हैं उसको? सूडो सॉलिड्स। ठीक है, तो फटाफट लिखो, इसका एक और नाम क्या होता है? सूडो सॉलिड्स। और अगर ये सूडो है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू सॉलिड। समझ में आ रहा है यार? है ना। और ये क्या होता है कि ये फ्लो होता है, लिक्विड वाला कंटेंट से होता है, तो देयरफॉर इसका एक और नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या नाम होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। एक और नाम सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये तो अपने को पता चल गया, क्रिस्टलाइन और एमोफोरस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पता कर लिया। ठीक है, इसमें अपने को कुछ डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में तुम बताओ डाउट में, फिर उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये अपने को समझ में आएगा। इस पूरे चैप्टर में मुझे इसके बाद से मुझे फिर सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है। इसको पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में मुझे एमोफोरस को बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादातर मुझे इसके बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।